Welcome to series Explained. Alien Earth Season 1 Episode 1 Explained. एपिसोड स्टार्ट होते ही ह्यूमंस फ्यूचर का एक अंधेरा वर्ल्ड दिखाया जाता है। फ्यूचर में इमॉर्टैलिटी हमेशा जीने की रेस 3 तरीकों से चल रही है। साइबर्ग्स ह्यूमंस जिनके शरीर को साइबरनेटिक मशीन से अपग्रेड किया गया है। सेंथ एआई से बनाए गए आर्टिफिशियल बीइंग्स। हाइब्रिड्स सिंथेटिक बॉडीज जिसमें ह्यूमन कॉन्शिक्वेंसेस ट्रांसफर किए गए हैं। कौन सा रास्ता ह्यूमैनिटी चूज करेगी ये डिसाइड करेगा कौन सी कॉर्पोरेशन पूरे यूनिवर्स पर रूल करेगी। कोई लंबा इंट्रो नहीं मिलता, हमें सीधा इस वर्ल्ड के बीच में डाल दिया जाता है। पहले सीन एक बड़ा स्पेसशिप दिखाया जाता है जो फेमस वेलैंड कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी है। ईयर है 2120। शिप का क्रू 65 साल लंबी स्पेस जर्नी के बाद स्टेसिस से उठा है। ये सीन ओरिजिनल एलियन की याद दिलाता है। धीरे धीरे शिप के सिस्टम ऑन होते हैं और क्रू लाइफ में आता है। क्रू 4 बड़े कॉर्पोरेशन का जिक्र करता है जो अब दुनिया चलाते हैं। वेलैंड जो नॉर्थ साउथ अमेरिका, मार्स और सैटर्न पर कंट्रोल रखता है। डायनामिक जो मून उसके ऊपर रूल करता है। ब्रैगडी जो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको लीड करता है एक यंग ट्रिलियन जीनियस बॉय कैविलियर। मैगेनो का मिशन डेंजरस है, एलियन स्पेशीज ले आना वेलैंड के लिए। और अगर आपने एक भी एलियन मूवी देखी है तो आप जानते हैं कि इसका मतलब सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। एपिसोड क्लियर कर देता है कि इन कैरेक्टर के लिए कई लोग अपनी जान देने वाले हैं, लेकिन वेलैंड को उन्हें पाना ही है। क्रू खाना खाकर वापस चला जाता है। जल्दी जल्दी कुछ फ्लैशेस मिलते हैं जो हिंट देते हैं कि आगे क्या हॉरर्स आने वाले हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है अर्थ पर। ब्रैगडी का नेवरलैंड रिसर्च आइलैंड। यहाँ ह्यूमंस मिलता है एक सेंथ क्रिटिश जो एक बीमार छोटी लड़की मेर्सी के साथ वक्त गुजारता है। दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन मेर्सी एक ऐसा बदलाव के सामने है जो उसकी जिंदगी बदल देगी। एक पास के कमरे में एक अडल्ट सिंथेटिक वुमन का बॉडी पड़ा है। मेर्सी की मुलाकात होती है डैम स्लिविया से जो उसे असली सच बताती है। मर्सी का माइंड ट्रांसफर होने ही वाला है उस सिंथेटिक बॉडी में जो एक अडल्ट वुमन का है। ये उससे बनाएगा पहली ह्यूमन सिंथेटिक हाइब्रिड। बॉय कैविलियर एक्साइटेड होके उसे बताता है कि वो कितनी इम्पोर्टेंट होने वाली है। उसे कंफर्ट देने के लिए वो सीलिंग पर एनिमेटेड पीटर पैन प्ले करता है। प्रोसीजर शुरू होने से पहले मर्सी अपनी नई बॉडी को देखती है और कहती है ये तो वेंडी लगती है। ट्रांसफर कंप्लीट होने के बाद अब वेंडी जो शरीर एक अडल्ट है पर दिमाग से अभी भी एक बच्ची है, क्लिफ के किनारे समुंदर की तरफ देखती हुई बैठी है। डैम स्लिविया उसे बोलती है। वेंडी क्लिफ से नीचे जंप करती है, बिना चोट के लैंड करती है और फिर बीच पर बहुत तेज भागती है। हाइब्रिड ह्यूमन सिर्फ माइंड सिंथेटिक बॉडी नहीं होते, बल्कि वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फास्ट और डोरेबल भी होते हैं। एक प्राइवेट मीटिंग में वेंडी, डैम स्लिविया और क्रिश अपनी फीलिंग शेयर करते हैं कि कैसे नई बॉडी अजीब लग रही है क्योंकि वो मेंटली अभी भी एक बच्चे हैं। ये लोग आर्टिफिशियल पॉपुलैरिटी का आइडिया भी डिस्कस करते हैं ताकि वो एडजस्ट कर सके। वेंडी को ये पता चलता है कि वो अकेली हाइब्रिड नहीं रहेगी और बीमार बच्चों को भी यही प्रोसेस से गुजरना होगा। वेंडी को उन सब की बड़ी बहन बन के गाइड करना होगा। बॉय कैविलियर उनको इंट्रोडक्शन दे के इम्प्रेस्ड होता है। वेंडी बच्चों को समझाती है कि उनकी एडल्ट माइंड सिंथेटिक बॉडी में सरवाइव नहीं कर पाते, इसलिए सिर्फ बच्चे ही ट्रांसफर हो सकते हैं। वो हर चाइल्ड के साथ होती है जब वो अपना ट्रांसफर करते हैं और नई हाइब्रिड बॉडी में उठते हैं। धीरे धीरे ये सब मिलके एक फ्यूचरिस्टिक पीटर पैन लॉस्ट बॉयज जैसे ग्रुप बनाते हैं। जब नेवरलैंड में लाइफ आराम से चल रही होती है तब मेनो शिप पर पागलपन मच चुका होता है। कैप्टन मारो बेसिस कंट्रोल रूम में लॉक हो जाता है। जब एक क्रू मेंबर उसे दरवाजा खोलने के लिए रिक्वेस्ट करती है तभी एक एक्सनोरोफिस अटैक करता है और क्रू मेंबर को मार देता है। एलियन कंट्रोल रूम तोड़ने लगता है, लेकिन मारो मुश्किल से बच के एक सिक्योर चैम्बर में चला जाता है। कुछ ही देर बाद पूरा मेनो अर्थ की तरफ क्रैश करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है न्यूज़म सिटी में जो ब्रैगडी का कंट्रोल है। ये एक मॉडर्न सिटी है जिसमें स्क्वाइस कीपर्स, बोस्ट, ट्रेन्स
और एक बेसबॉल टीम भी है, लेकिन सिस्टम पूरा कोऑपरेट कंट्रोल्ड है। नेवरलैंड में वेंडी अपने भाई जो उसे सीक्रेट कैमरा से देख रही होती है, जो एक प्रेगडी मेडिक है जिसका निकनेम है हेरमिट। वेंडी अपने स्टफ्ड एनिमल से उसके बारे में बात करती है, बिना ये जाने कि जो सोचता है वो मर चुकी है। दोनों के पास एक याद है जब बचपन में उन्होंने आइस एज मूवी देखी थी, जो अभी भी उनके लिए स्पेशल है। अगली सुबह जो काम पर होता है जब माइनो एक जबरदस्त फेरी एक्सप्लोजन के साथ सिटी के बीच क्रैश होता है, वो और प्रेगडी सोल्जर्स तुरंत हेल्प करने पहुंचते हैं। सीन पूरा तबाही से भरा होता है। जब वो शिप सर्च करते हैं, कैप्टन मारो अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर आता है। सब ह्यूमंस मर चुके होते हैं। मारो तुरंत वेलैंड को बैकअप के लिए मैसेज करता है। वेंडी को नहीं पता कि एलियंस कार्गो कहाँ गया। नेवरलैंड पर टीवी पर क्रैश दिखते हैं। अपनी सिक्योरिटी कैमरास के कंट्रोल से वो अपने भाई जो को रबल के बीच से चलते हुए देखती है। वेंडी तुरंत बॉय कैलर से मिलने की डिमांड करती है, बताती है कि वो जोई को ढूंढना चाहती है। कैविलियर उसके पास रियलिस्टिक एक्सप्रेशंस देखकर फैसिनेटेड हो जाता है और पूछता है, क्या तुम ह्यूमन हो? वेंडी कॉन्फिडेंटली जवाब देती है, आई एम अ ह्यूमन। कैविलियर डिसाइड करता है कि वेंडी और बाकी हाइब्रिड्स को कैरिश के कमांड में क्रैश साइट पर भेजे ताकि उनकी एबिलिटीज का टेस्ट हो सके। उधर मिनोमो के अंदर रेस्क्यू टीम एक लैब तक पहुंचती है जहां कुछ एलियन स्पीशीज अभी भी जिंदा होते हैं। एक डिस्टर्बिंग मोमेंट आता है जब एक बॉम्ब लाइक क्रिएचर एक सोल्डर के बैक पर गिरता है बिना उसके नोटिस किए। लैब के बाहर मैरो दो सोल्डर्स को अबूश करके उनके वेपन्स छुड़ा लेता है और उन्हें पिप से हैंडकफ कर देता है। वो कैविलियर के बारे में पूछता है, फिर वहां से निकल जाता है। कहीं और जो एक ऐसी लाश पाता है जिसका चेस्ट सिविटी फटा होता है, एक क्लियर साइन कि एक और एलियन जन्म ले चुका है। सोल्डर्स की सिचुएशन और खराब हो जाती है जब उनमें से एक ऊपर वो बग लाइक क्रिएचर चढ़ जाता है। क्रिएचर उसके गले पर लीकेज करके उसका सारा खून निकाल देता है। ये सीन याद दिलाता है कि एलियन यूनिवर्स अभी भी इतना ही हॉरिफाइंग है जितना पहले था। जब लास्ट बॉयज क्रैश साइट के पास आते हैं, क्रिश वेंडी से कहता है कि ह्यूमन सिर्फ दूसरे एनिमल्स के लिए खाना होते हैं, वो जीते हैं फिर मर जाते हैं। वेंडी ये बात मानने से इनकार कर देती है। उसके लिए सिर्फ जो एक और ह्यूमन लाइफ नहीं है वो उसे बचाएगी चाहे कुछ भी हो जाए। एपिसोड के अंत तक क्लियर हो जाता है कि वेंडी को फ्रेंचाइज की नेक्स्ट बिग हीरोइन के रूप में सेट किया जा रहा है, जैसे रिप्ली पहले थी। वेंडी भी स्ट्रॉन्ग है, डिटरमाइंड और फियरलेस है। फर्क बस इतना है कि वेंडी फुली ह्यूमंस नहीं है, वो कुछ नया है। इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 एपिसोड शुरू होता है उसी पागलपन के बीच जहां एपिसोड 1 खत्म हुआ था। मॉइसन स्पेसशिप क्रैश हो चुकी है। प्रेगडी 1 टावर पर क्रैश का इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि बिल्डिंग काफी डैमेज हो गई। सर्च और रेस्क्यू टीम पूरे वर्किंग में सर्वाइवर को ढूंढ रहे हैं। इस एपिसोड में ह्यूमन प्रेगडी कॉर्पोरेशन के बारे में ज्यादा पता चलता है। साथ ही पता चलता है कि कुछ एलियन स्पीशीज एस्केप हो गए हैं जो बिल्डिंग में कहीं छुपे हुए हैं। सर्च और रेस्क्यू टीम में हेरमिट, सेब्रीना और रेस्डी ये लोग शिप एक्सप्लोर करते हैं। कुछ डेड बॉडीज इन्हें मिलती हैं जिनके हाथ नीले हो गए हैं। इसका मतलब है वो क्रैश से नहीं बल्कि किसी टॉक्सिस से मरे हैं। उन्हें कुछ नोट्स मिलते हैं जिसमें लिखा होता है इंसिडेंट कोड 1562 और मेंशन है कि किसी का जीआई ट्रक में फॉरेन बॉडीज मिले हैं। जल्द ही क्लियर हो जाता है कि शिपर जो था वो क्रैश से ज्यादा डेंजरस था। उधर ह्यूमन पहली बार प्रेगडी 1 के ऑपरेशंस का ग्लिम्स मिलता है बॉय कैलेवियर की कन्वर्सेशन से। बॉय कैलेवियर एक ट्रिलियनियर जीनियस है जो डिस्टर्बिंगली ये सच बताता है कि वो बीमार बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करता है, उन्हें इनहांस सिंथेटिक बीइंग्स में बदलकर। वो अपने काम को ह्यूमन पोटेंशियल एक्सप्लोर करता है और डेथ खत्म करना, लेकिन उसके तरीके काफी क्रीपी लगते हैं। वो एडमिट करता है कि वो सुपर इंटेलिजेंट बीइंग्स क्रिएट करना चाहता है ताकि फाइनली उसे कोई इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन मिले, क्योंकि बाकी लोग उसके लिए इंटेलेक्चुअली बोरिंग है। ये ह्यूमंस मिलते हैं वेंडी और स्लाइटली, जो दिखाते हैं कि अडल्ट्स लगते हैं लेकिन दिमाग से अभी भी बच्चे हैं। वेंडी 12 साल से है जबकि स्लाइटली 11 साल का। ये पहले ह्यूमंस बच्चे थे जो बीमारी
बीमारी से मरने वाले थे। तब इनकी कॉन्शियसनेस सिंथेटिक बॉडीज में ट्रांसफर की गई बॉय कैविलियर के एक्सपेरिमेंट के अंदर। इस वजह से इनका शरीर मैच्योर है, लेकिन उनका सोचने का तरीका और बिहेवियर बिल्कुल बच्चों जैसा है, जो एक अजीब और अनसेटिंग कॉन्सेप्ट बनाता है। स्टोरी तब तक और इंटरेस्टिंग हो जाती है जब कॉलिंग नेग क्रैश साइट पर आता है, साथ ही अपने एक स्पेशल टीम के साथ पहुंचता है। क्लियरली फाउंडर के सीक्रेट ऑर्डर पर काम करते हुए कॉलोनेल नेग और क्रिस के बीच टेंशन होता है, क्योंकि दोनों का क्रैश शिप और उनके कॉन्टेक्ट को लेकर अलग अलग एजेंडा है। एक और सब प्लॉट में हम हेरमिट के बारे में ज्यादा जानते हैं। हेरमिट एक मेडिक है जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम में काम करता है, लेकिन वो अपनी जॉब छोड़कर मार्स के मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है। एक इमोशनल सीन में वो एक HRB बोर्ड से रिक्वेस्ट करता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करे। वो अपने लेट फादर से किए हुए प्रॉमिस पर काम करना चाहता है, लेकिन बोर्ड कोल्डली उसका रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देता है। दिखाता है कि प्रेगडी सिस्टम में एम्प्लॉइज कितने ट्रैप्ड हैं। सिचुएशन एकदम डेंजरस हो जाती है जब बिल्डिंग के अंदर एलियन क्रिएचर लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। एक क्रिएचर जो साइज में बियर जैसा है, बहुत ही वायलेंट होता है, साथ ही कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स सिस्टम के थ्रू मूव कर रहे होते हैं। ये सब स्पीशीज रिसर्च विजुअल पर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन क्रैश के बाद बिल्डिंग के अंदर एक्सेप हो गए हैं। अब एक क्लासिक हंट और सिचुएशन बन जाती है जो ओरिजिनल एलियन मूवी की याद दिलाती है। इस बीच एक कॉर्पोरेट पावर स्ट्रगल चल रही होती है प्रेगडी और यूटेनी के बीच। यूटेनी यहाँ क्लियरली वेलैंड कॉर्पोरेशन का रेफरेंस है जो ओरिजिनल फ्रेंचाइज में था। वेलैंड एक रिस्पेक्टिव डिमांड करता है उन्हें क्रैश साइट पर एक्सेस दिया जाए ताकि वो अपने प्रायोरिटीज स्पीशीज वापस ला सकें, लेकिन प्रेगडी उन्हें रिफ्यूज कर देता है। ये कॉन्फ्लिक्ट क्लियरली आगे भी चलेगा, जहां दोनों कॉर्पोरेशन अपने इंटरेस्ट के लिए ह्यूमंस लाइफ को सेक्रीफाइस करने से कतराएंगे नहीं। एपिसोड का सबसे इमोशनल और सरप्राइजिंग मोमेंट आता है जब वेंडी अपनी असली आइडेंटिटी हेरमिट को बताती है। एक दिल तोड़ देने वाला सीन। वो उसे कहती है कि वो एक्चुअली उसकी बहन मेर्सी है जो हेरमिट को लगा था कि मर चुकी है। वो बताती है कि जब वो बीमार हुई थी, बॉय कैलेवियर ने उसे बचाने का ऑफर दिया था, लेकिन उसके लिए उसे घर छोड़ना पड़ा और कभी वापस नहीं आ सकती थी। उसके फादर को कहा गया था कि इस बात को सीक्रेट रखे। हेरमिट के लिए वो सच बहुत बड़ा झटका होता है, और जब वेंडी कुछ ऐसे पर्सनल फैमिली मेमोरीज याद करती है जो सिर्फ मेर्सी को पता हो सकती थी, तो वो प्रूव हो जाता है कि वो सच कह रही है। एपिसोड क्लाइमेक्स पर पहुंचता है जब टीम को एलियंस एग मिलते हैं। ये दिक्कत ही अलार्म बज जाता है, क्योंकि एलियन फ्रेंचाइज के फैंस जानते हैं कि ये एग्स कितने डेंजरस होते हैं। जैसे ही डिस्कवरी होती है, पागलपन फैल जाता है, स्क्रीम्स सुनाई देती हैं, कोई खींच के ले जाता है। फाइनल मूवमेंट में बैकग्राउंड में एंडिंग कुछ हंटिंग क्वेश्चन छोड़ देती है। हेरमिट कैसे हैंडल करेगा ये बात कि उन्हें हेरमिट कैसे हैंडल करेगा ये बात कि उसकी बहन जिंदा है लेकिन बदल चुकी है। जो लोग एलियन एग्स के कांटेक्ट में आए हैं उनका क्या होगा, और सबसे बड़ी बात प्रेगडी का असली मकसद क्या है और बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करने का और उनके एलियन स्पीशीज में इंटरेस्ट क्यों है। तो एपिसोड हॉरर को डीप थीम्स के साथ बैलेंस करता है। ह्यूमैनिटी, कॉर्पोरेट ग्रीड और प्लेइंग गॉड के कॉन्सिक्वेंसेस, सिक चिल्ड्रन को सिंथेटिक बीइंग्स में बदल देना, कॉन्सिस्ट आइडेंटिटी और ह्यूमैनिटी के डेफिनेशंस बड़े क्वेश्चन उठाते हैं। ये बच्चे अपनी मेमोरीज और इमोशंस को रखते हैं, लेकिन शरीर सिंथेटिक होता है, न पूरा इंसान न पूरा मशीन। इस एपिसोड की स्ट्रेंथ ये है कि वो पर्सनल और कॉस्मिक दोनों लेवल को कनेक्ट करता है। एलियन अटैक और कोऑपरेट गेम्स के बीच हेरमिट का ये डिस्कवर करना वेंडी एक्चुअली उसकी लॉस्ट सिस्टर है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल मूवमेंट बन जाता है। एपिसोड 2 का एंड हमें याद दिलाता है कि साइफाई हॉरर के बीच हमेशा इंसानी कहानियां होती हैं, खो जाने का दुख, रिश्ते, धोखा और ह्यूमंस। और हमें पता चलता है कि जो क्रैश हुआ था वो मैनू नाम का एक डीप स्पेस रिसर्च शिप था जो एलियन स्पीशीज कलेक्ट कर रहा था। मतलब ये एलियंस का पर आना एक्सीडेंट नहीं बल्कि जानबूझ के भेजा गया काम था। बॉय क्लेवियर अपने एआई और ह्यूमन पोटेंशियल के बारे में सोच विचार करता है। उसका कहना है कि ह्यूमंस और एआई के बीच एक इंटेलिजेंस रेस चल रही है और उसके एक्सपेरिमेंट का मकसद ये है कि ह्यूमंस मशीन से आगे रहें, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल
बिल्कुल ही अनएथिकल है बीमार बच्चों को एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूज करना, और फिर भी वो अपने आप को हीरो समझता है। यही उसको एक डेंजरस और इंटरेस्टिंग विलन बनाता है। ट्रेजेडी और यूटेनी के बीच का क्लैश ह्यूमंस एलियन फ्रेंचाइज का मशहूर कोऑपरेटिव विलन की याद दिलाता है। दोनों कंपनीज अपनी प्रायोरिटी एलियन स्पीशीज बच्चों के लिए इंसानों की जान तक रिस्क करने को तैयार हैं। एपिसोड का क्लाइमैक्स एलियन एग्स के डिस्कवरी पर होता है, जो क्लियरली फेस हगर्स का सिग्नल है, और जहां फेस हगर होते हैं वहां चेस्ट बर्स्टर्स और एलियंस होते हैं। हाई रेस बिल्डिंग और फ्यूचरिस्टिक सिटी का सेटअप इन एलियन अटैक को और ज्यादा स्कैरी बना देता है। सर्वाइवर्स के लिए ये एक ट्रैप बन गया है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 3 स्टोरी स्टार्ट होती है वेंडी जिसके पीछे एलियन चेज कर रहे होते हैं, जबकि क्रिस डेटा को स्टडी करता है। उसे वहां 5 नए एलियन स्पीशीज मिलते हैं जो पहले कभी डिस्कवर नहीं हुई। नेबीज PTSD से स्ट्रगल कर रही है और अपने कोड नेम से भी इरिटेट है। क्यूरली और टूडिलिस उसको याद दिलाते हैं कि उनके पीटर पैन कैरेक्टर उनके नाम से भी बोरिंग है। इसी बीच क्रिस को बॉय केवलियर का ट्रांसमिशन मिलता है। केवलियर उन्हें क्लियर ऑर्डर देता है, सब एक्सटर्नल लाइफ कलेक्ट करो और सैंपल नेवरलैंड लेकर आओ। आर्थर और डेमी सिल्विया इस ऑर्डर को अपोज करते हैं। तब क्रिस उन्हें बताता है कि वेंडी ऑलरेडी सोलो मिशन पर है। केवलियर उन सबको धमकाता है और कहता है एक्सक्यूज बंद करो और काम पर लग जाओ। वेंडी शिपिंग बाय और पहुंचती है और एक कंटेनर के अंदर हेरमिट को ढूंढ लेती है। हेरमिट आधा कोकेन में फंसा होता है। वेंडी उसे फ्री करने की कोशिश करती है। तब हेरमिट कहता है कि ये एक ट्रैप है। तभी वो एलियन कंटेनर के प्लास्टिक कवर के पीछे से अपना सर अंदर करता है। जैसे ही वो पीछे होता है उन्हें आवाज आती है कि वो एलियन कंटेनर के ऊपर भाग रहा है। वेंडी तुरंत अटैक करती है और उसे चोट लगती है, जहां से उसका एसिड ब्लड गिरता है। एलियन हेरमिट को मारने के लिए अपना इनर जॉ निकालता है, लेकिन वेंडी उसे रोक देती है। दोनों के बीच जोरदार फाइट होती है। वेंडी क्रिएचर का सर काट देती है, पर इस प्रोसेस में उसके अपने सर से वाइट गो लीक होने लगता है। एंड में वेंडी और हेरमिट दोनों कॉल्पेस हो जाते हैं। उस एलियन को मार के साइड बाय साइड दूसरी साइड स्लाइटली वेंडी का वेट कर रहा होता है। उसे एक एलियन की शेडिंग मिलती है। तभी उसे हैंगर बाय कुछ अजीब साउंड सुनाई देते हैं। यहाँ समय आ जाता है और दोनों मास्टर्स के बारे में बात करते हैं। अचानक मोरो चुपके से आता है और उन्हें गन से थ्रेटन करता है, लेकिन बाद में उसे समझ आ जाता है कि ये दोनों इमेच्योर हैं। फिर भी वो उन्हें धमकाता रहता है, जबकि कंप्यूटर से डेटा फाइल्स एक्सट्रैक्ट करता है। इस प्रोसेस में मारो उन्हें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता है। एक इंसान जो अपनी ह्यूमैनिटी सेक्रीफाइस करके कंपनी के फायदे के लिए जाता है। फिर वो पूछता है कि क्या वो अभी भी ऐसा करेगा। स्लाइटली और समी कहते हैं कि अगर उनके पेरेंट्स को हेल्प मिलती है तो वो ऐसा जरूर करेंगे। मरी उन्हें एक्सपोज करता है कि उनकी बॉडीज सिंथेटिक और अनयूजुअल हैं, उनके पेरेंट्स है ही नहीं। ये सुनकर दोनों शॉक देखते हैं, जैसे मारो और डाउट होता है। मारो स्लाइटली को पकड़ लेता है और पूछता है मशीन कब मशीन नहीं होता। तभी क्रिस आ जाता है। उसे पता है कि मारो एक साइबर्ग है और अपनी टीम का अकेला सर्वाइवर है। दोनों के बीच फाइट होती है और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि क्रिस समझता है कि एलियन एग्स ऑर्गेनिक बॉडी के पास ओपन हो जाते हैं, इवन अगर वो साइबर्ग ही क्यों ना हो। मारो क्रिस को प्रोवोक करता है, कहता है कि तुमने अपने दोस्तों को मरने दिया। मारो कहता है कि मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं, पर स्लाइटली पढ़ता है एवरीबडी नीड्स फ्रेंड्स। इसके बाद मारो शिप के एक होल से जंप करके वहां से एस्केप कर जाता है। लास्ट बॉयज को पेरिडोगी कलेक्ट कर लेता है और हेरमिट और वेंडी को तुरंत ट्रैक केयर में भेजा जाता है। सारे एक्सटर्नल स्पीशीज भी नेवरलैंड लैब्स में लाए जाते हैं। सिल्विया और आर्थर वेंडी की हालत देखते हैं और केवलियर के फैसले पर डिस्कशन करते हैं। क्या उसने उन्हें बाहर भेजना सही किया। अब आर्थर क्लीवियर के खिलाफ जोर से बोल रहा होता है। तभी क्लीवियर वहां आ जाता है
आर्थर सीधा कह देता है कि जब तक फुल डायग्नोस्टिक कंप्लीट नहीं होता क्लीवियर वेंडी से बात नहीं कर सकता। फिर क्लेवियर स्पेसमैन लैब में जाता है जहां क्रिस उन्हें कंफर्ट करता है। क्या वेंडी को रिस्क में डालना सिर्फ नई चीजें ढूंढने के लिए वर्थ है? क्लीवियर हैरान होता है कि सब इतने गुस्से में क्यों हैं। वो उस एलियन एग्स के पास जाता है लेकिन क्रिस उसे रोक देता है क्योंकि एग्स ओपन होने लगते हैं। क्रिस रिवील करता है कि एग्स सिर्फ ऑर्गेनिक लाइफ का रिएक्ट करते हैं। तब क्लीवियर क्रिस को इंचार्ज बना देता है और लैब को लॉक कर देता है सिर्फ सिंथेटिक के लिए। दूसरी तरफ ऑटम स्लाइटली और सैमी से मैरो के साथ उनकी बातचीत के बारे में पूछता है। वो उन्हें याद दिलाता है कि उनकी आंखों में जो कैमराज लगे हैं उनमें सब रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए सच बोलना ही होगा। स्लाइटली सब कुछ बता देता है जबकि क्रिस ऑब्जर्वेशन रूम से सब कुछ देख रहा होता है। उधर मारो चुपके से न्यू साइम में घुसता है। वो चुपके एक बेस्टर का फोन चुरा लेता है और यूटर्नी को कॉल करता है। उसे कहता है कि शिप सैबोटाज हुआ है लेकिन उसके पास अभी भी हार्ड ड्राइव है जो कि सेफ है। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसके पास स्पीशीज वापस लाने का एक तरीका है और वो जरूर काम करेगा। क्लीवियर शिप के डेटा को देख रहा होता है। जब कैलरी उसके पास आती है वो मानता है कि वेंडी उसकी फेवरेट है लेकिन क्लोरली कहता है कि फेवरेट होने का रीजन सिर्फ पहली होने की वजह से नहीं होना चाहिए। क्यूरली अपने हिसाब से सोचती है कि दुनिया को कैसे बेहतर बनाया जा सके जबकि वेंडी अपने भाई के ऑब्सेशन में अटकी है। क्लेवियर उसे पूछता है कि प्रोड्यूस के बारे में क्या सोचती है। उसका कहना है कि ये इम्पोर्टेंट है कि वो सब चिल्ड्रन है क्योंकि बच्चों के पास अनलिमिटेड इमेजिनेशन होती है। वो डिसाइड करते हैं कि क्यूरली को अपना मेंटी बनाया जाए। वो कहता है कि अभी भी वेंडी फेवरेट है लेकिन क्यूरली भी रेस में आ गई है। स्लाइटली अकेला बैठकर एक मूवी देख रहा होता है तभी उसे मारो की आवाज सुनाई देती है। उसे पता नहीं होता कि मारो ने उसकी गार्डन पर एक छोटा सा डिवाइस चिपका दिया था जिसे वो डायरेक्ट यूज करके बात कर सकता था। मारो उसे मैनिपुलेट करता है, कहता है कि तुम शायद चाइल्ड नहीं हो लेकिन अभी भी यंग हो। मुझे पता है क्योंकि मैं भी पेरेंट रहा हूँ। बाद में मारो उसे सॉफ्टली कहता है, क्या तुम मेरी दोस्ती करोगे? अब क्लियर हो जाता है कि वेंडी एलियन के साथ एक बॉन्ड है और ये एबिलिटी किसी और के पास नहीं है, ना ही सिंथेटिक और दूसरों के पास। ये डेंजरस है क्योंकि उसकी पावर वन रिंग की तरह लगती है। वेंडी ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग फाइटर साबित हो चुकी है और उसकी टेक्निकल स्किल भी बाकी हाइब्रिड से ज्यादा है, लेकिन अगर उसका ये कनेक्शन क्रिएचर के साथ रिश्ता बदल दे तो क्या होगा? दूसरी तरफ मारो और बड़ा रोल प्ले करने लगता है। पहले लगता है वो सिर्फ एक एसिड डेव्ड टाइप कोल्ड कैरेक्टर होगा लेकिन स्लाइटली और समय के साथ उसकी बातों में ये क्लियर होता है कि उसने अपनी ह्यूमैनिटी को फोर्सफुली दबा दिया है। उसके लिए अंदर तक निजाइलम है जो काफी स्कैरी है। और एक और शॉकर मारो बोलता है कि शिप सबोटेज हुई है। अब क्वेश्चन ये है किसने किया? क्या वो बड़ा ऑलरेडी ह्यूमन शो में दिख चुका है या मारो झूठ बोल रहा है अपने आप को बचाने के लिए? लास्ट बॉयज और मेंबर भी अपने अपने रास्ते पर निकलते हैं। स्लाइटली को अब मारो ब्लैकमेल कर सकता है और ये प्रेगडी के लिए डेंजरस होगा क्योंकि यूटेनी इस वीकनेस का फायदा उठा सकता है। निब्स की इमोशनल इंस्टेबिलिटी उसकी ह्यूमैनिटी को दिखती है। सवाल उठाती है कि बाकी लॉस्ट बॉयज भी ऐसी ही ब्रेकडाउन्स फेस करेंगे जैसे वो ज्यादा हॉरर देखेंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 4 वहीं से स्टार्ट होता है जहां यूटेनी शिप क्रैश हुआ था। वेंडी को अब अजीब सी सुनाई देने वाली सेंसेशन आने लगती हैं जो उसको डायरेक्टली एलियन से कनेक्ट करती हैं। ऑथर डेम सिल्विया को बताता है कि वेंडी ने बोला था जैसे ही वो लैंड हुए उसको कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी और जैसे जैसे वो उस एलियन के पास गई आवाज़ और भी तेज़ होने लगी। ये बात सबको शॉक कर देती है
क्योंकि अब क्लियर हो जाता है कि वेंडी का कनेक्शन इन एलियन से नॉर्मल इंसानों जैसा नहीं है बल्कि डेंजरस है। आगे एपिसोड में रिवील होता है कि वेंडी एलियन की कम्युनिकेशन को सुन सकती है। उसके लिए वो आवाज़ क्रिकेट की शार्पिंग जैसी लगती है। ऑथर और टीम उस पर टेस्ट करते हैं और फाइंड करते हैं कि वेंडी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर भी उनसे कैच कर सकती है। एक पावरफुल सीन में वेंडी खुद एलियन की शार्पिंग वाली आवाज़ रिप्रोड्यूस करती है। ये सब कुछ देखकर सिल्विया और आर्थर दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि इसका मतलब है एक सिंथेटिक ह्यूमन एलियन स्पीशीज के साथ डायरेक्टली बात कर पा रहा है। सैंडी क्लैंडर का परफॉर्मेंस यहाँ बहुत एयर और इम्प्रेसिव लगता है, जैसे वो एक ब्रिज बन गई हो ह्यूमन और एलियन वर्ल्ड के बीच। दूसरी साइड एपिसोड में एक टेंशन क्रिएट हो जाता है जब हेरमेट सिल्विया से रिक्वेस्ट करती है उसकी सिस्टर को घर ले जाने दो। सिल्विया थोड़ा दिल से बोलती है, जैसे तुम सिस्टर बोल रही हो, वो एक्चुअली पेरेडिगी कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी है, वो इंसान नहीं अब नहीं रही। ये हर्ष बात दिखाती है कि पेरेडिगी ने इन 6 चिल्ड्रन को नए सिंथेटिक बॉडीज तो दिए लेकिन उन्हें एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं देखा, बस एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज या कंपनी असिस्ट के रूप में ट्रीट करते हैं। सीसी ने ये कोल्ड ऑपरेटिव लॉजिक इतने चिलिंग तरीके से प्ले किया कि सीन भी और इम्पैक्टफुल बन जाता है। साथ ही एपिसोड सिंथेटिक चिल्ड्रन के आसपास डायनामिक को और डिटेल में एक्सप्लोर करता है, उनकी बिल्डिंग्स, उनके डाउट्स और उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस। लैब में काम करते वक्त टोटल्स अपना नाम बदलने की रिक्वेस्ट करता है। वो चाहता है कि उसे आइजैक बुलाया जाए, साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन के नाम पर। ये उसकी एक ख्वाहिश थी रिस्पेक्ट आइडेंटिटी बनाने की, और दिखाता है कि सिंथेटिक बच्चे अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज हैं क्योंकि वो अभी भी ह्यूमन है, मशीन है या कुछ नए ही बन गए हैं। डिनर सीन में लॉस्ट बॉयज अपनी फैमिलीज के बारे में बात करते हैं। ये मोमेंट इमोशनल है, कुछ जैसे आइजैक अपने नए एबिलिटीज और पर्पस को लेकर एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन दूसरे जैसे स्लाइटली अपनी फैमिलीज और पुरानी लाइफ को डीपली मिस करते हैं। ये बात क्लियर कर देती है कि एलियन थ्रेट के अलावा उनके अंदर एक पर्सनल स्ट्रगल भी चल रहा है जो बहुत खतरनाक हो सकता है। एक डिस्टर्बिंग सब प्लॉट में कुमी मारो स्लाइटली, जिसका रियल नाम रिवील होता है, आर्याश सिन्हा, उसको मैनिपुलेट करती है। वो उसकी फैमिली को थ्रेटन करके उससे मजबूर करती है कि वो एक एलियन एग लेने में मदद करे। प्लान ये होता है कि आर्श किसी को लैब में ले जाएगा जहां उस पर फेस हगर अटैक करेगा और नया एलियन होस्ट बनेगा। ये सीन बहुत अनसेटलिंग लगता है क्योंकि यहाँ पेरेडिगी और उसके लोग क्लियरली दिखते हैं कि उनके लिए इंसान और एलियन दोनों बस रिसोर्सेज हैं। एक्टर आदर्श गौरव, उनका परफॉर्मेंस दिल तोड़ने वाला है। एक तरफ अपनी फैमिली प्रोटेक्ट करने का प्रेशर, दूसरी तरफ अपने दोस्तों को धोखा देने का गिल्ट। इस एपिसोड का एक और स्ट्रॉन्ग और क्रीपी मोमेंट है जब निब्स आर्थर और सिल्विया को बताती है कि उसे लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये एक डिल्यूजन है जो उसके सिंथेटिक बॉडी और ह्यूमन मेमोरीज के क्लैश से आ रहा है। सिल्विया उसे काल्मली समझाने की कोशिश करती है कि सिंथेटिक बॉडीज में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन निब्स नहीं मानती। उसने तो अपने अनबॉर्न चाइल्ड का नाम भी रखा होता है, क्लेजरिया। ये ट्रैक दिखाता है कि कॉन्सिएशन ट्रांसफर से इन बच्चों के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस को कितना बढ़ा दिया गया है। उधर साइड हेरमिट को एक और शॉकिंग बात पता चलती है। उसका पुराना मिलिट्री यूनिट अब पेरेडिगी के लिए काम कर रहा है। जब हेरमिट गुस्सा होकर क्वाइट करने की धमकी देता है, सिल्विया उसको याद दिलाता है कि उसकी नई लॉन्ग पेरेडी ने दी है और वो फ्री नहीं है। ये तो वो अपनी सर्विस से पे बैक करे या फिर उस पर बिल चार्ज होगा। और सबसे बड़ा धमाका, अगर हेरमिट जब छोटा था तो उसका वेंडी से कनेक्ट भी हमेशा के लिए कट कर दिया जाएगा। ये मैनिपुलेशन हेरमिट को मजबूर कर देती है कि वो फिर से प्रेगडी के लिए अंदर आए।
इस एपिसोड में क्लियरली दिखाया जाता है कि पेरेग्रिडी कॉरपोरेशन अपने एम्प्लॉइज पर मेडिकल और इमोशनल कंट्रोल रखता है। सिर्फ नौकरी तक नहीं, उनकी फैमिली और जिंदगी तक कंट्रोल एक्सटेंड करता है। लैब के एक साइंटिस्ट सब प्लॉट में कर्श और आयरिस एक एलियन क्रिएचर को ऑब्जर्व करते हैं। ये एलियन प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंटेलिजेंस दिखता है। वो लोग एक बाल यूज करके उसे बेसिक कम्युनिकेशन सिखाते हैं। ये सीन सजेस्ट करता है कि एलियन शायद उतने दिमाग से खाली मॉन्स्टर नहीं है जितना पहले सोचा गया था। उनके अंदर एक इंटेलिजेंस है जो मॉरल डिलेमा क्रिएट करता है। क्या एलियन बस स्पेसमैन्स ट्रीट करना चाहिए या फिर एक लाइफ फॉर्म की तरह रिस्पेक्ट देना चाहिए? ऑथर और उसकी वाइफ इस रिसर्च के एथिक पर डिस्कशन करते हैं। ऑथर वरी करता है कि पेरेग्रिडी बहुत फास्ट और केयरलेस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहा है, चाहे वो सिंथेटिक बच्चे हों या एलियन स्पेशीज। वो कहता है अगर हमें ये गलत किया, बेस्ट केस सिनेरियो होगा कि हमें कुछ ऐसा बना दिया जो सोचते हैं कि वो ह्यूमन है। वर्स्ट केस हमें चाहे बच्चों की जिंदगी खत्म कर दी। इस बात पे पता चलता है कि साइंटिस्ट टीम में क्रैक्स आ गए हैं। ऑथर कार्टन चाहता है कि लोग कुछ रिस्क लें जो आगे के खतरे के लिए रेडी हैं। इसी बीच एक और कैरेक्टर स्टैंड आउट करता है, बॉय क्लेवियर। उसका कैरेक्टर कम्प्लेक्स है। एक तरह वो वेंडी को थ्रेटन करता है कि उसका भाई को दूर भेज देगा। दूसरी तरफ उसकी एलियन कम्युनिटी एबिलिटी ने इंटरेस्ट शो किया। वो वेंडी के साथ डील करता है, तुम मुझे एलियन की लैंग्वेज समझाने में मदद करो, मैं तुम्हारे भाई को यहीं पर रखूंगा। एपिसोड का सबसे बड़ा और स्टोनिंग मोमेंट एंड में आता है। वेंडी एक न्यू बॉर्न एलियन के सामने होती है। नॉर्मल इंसान होता है, टेरर से रिएक्ट करता है, लेकिन वेंडी उसकी लैंग्वेज में बात करना शुरू करती है। एक इंटीमेट और काल्म मूवमेंट क्रिएट होता है। क्लासिक एलियन फ्रेंचाइज में जहां एलियन वर्सेस मॉन्स्टर का फियर डायनामिक होता है, यहाँ उल्टा है, अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन। वेंडी की शार्पिंग आवाज में न्यूबॉर्न को स्टैंड कर देती है और ये सीन एक नई पॉसिबिलिटी खोलता है। शायद इंसान और एलियन के बीच एक सिंबॉलिक रिलेशनशिप पॉसिबल हो। एपिसोड के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फ्रेंचाइज के लिए। वेंडी और एलियन के बीच ये यूनिक रिलेशनशिप ट्रेडिशनल ह्यूमंस वर्सेस एलियन डायनामिक को तोड़ देता है। अब क्या नया सवाल उठेगा? क्या उनको समझना शांति ले आएगा या फिर और भी ज्यादा बड़ा खतरा होगा? इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 5। इस एपिसोड में फाइनली दिखाया जाता है कि एलियन अर्थ के ऊपर कैसे पहुंचे। स्टोरी सेट है वैनी उटानी शिप पर। ये एक स्टैंड अलोन एपिसोड है जो हमें उस सीक्रेट के पीछे ले जाता है जो सीरीज प्रीमियम में बस थोड़ा ग्लिम्स मिला था। जो एक नॉर्मल स्पेस इंसिडेंट लग रहा था, वो असल में एक डेंजरस सब स्टेज निकला जिसका रिजल्ट ह्यूमैनिटी के लिए बहुत खतरनाक है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब क्रू मेंबर क्लैम सिक्योरिटी ऑफिसर मारो को हाइपर स्लीप से जगाता है। जगाते ही सीन पागलपन में बदल जाता है। कैप्टन डिस्टिल्ड मर चुका होता है, एक फॉर्च्यूनर ने उसे मार दिया। साइंस ऑफिसर ब्रोंकी का फेस पर भी एक क्रिएचर चिपका हुआ होता है। कैप्टन जी बताता है कि कंटेनमेंट रूम में फायर लगी थी जिसमें एलियंस राख गए थे। उस फायर की वजह से एलियन रिलीज हो गए और शिप के नेविगेशन और इंजन सिस्टम भी डैमेज हो गए। अब शिप कंट्रोल से बाहर और सीधा अर्थ की तरफ मिसाइल की तरह जा रहा था। क्रू सिचुएशन समझने की कोशिश करता है लेकिन टेंशन और भी बढ़ जाती है। मारो को लगता है कि ये इंसिडेंट नहीं बल्कि किसी ने जानबूझकर फायर लगाई थी। उसे शक होता है कि किसी ने एलियन को फ्री करने और शिप को डैमेज करने के लिए प्लान बनाया था। उसके डाउट्स बढ़ते जाते हैं और वो क्रू मेंबर्स को इंटीग्रेट करना शुरू करता है। इसी बीच इंजीनियर मेलेशिट उसको बहुत तेज पर दर्द होता है और वो खून की उल्टी करने लगता है। जब डॉक्टर रहीम और केब्यूजू उसे चेक करते हैं तो उन्हें उसके स्टॉम्च में एलियन पैरासिस्ट मिलते हैं।
वो एक पैरासिस्ट निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अटेम्प्ट गलत हो जाता है। पैरासिस्ट एस्केप कर जाते हैं और दोनों डॉक्टर्स को मार देते हैं। एपिसोड का सस्पेंस और थ्रिल और बढ़ जाता है जब ह्यूमन कम्युनिकेशन लोगों से पता चलता है कि क्रू मेंबर पेट्रोच सिक्योरिटी किसी बॉय क्लेवियर नाम के बंदे से कांटेक्ट था। प्लान था कि वो एलियन स्पेसमैन्स अर्थ तक पहुंचाएगा और बदले में उसे पैसा और नई बॉडी मिलेगी, एक चीज जिसे प्रेगडी कहा जाता है। पेट्रोविच सबको बेवकूफ बना रहा था। वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो क्रू स्लीप में है, लेकिन एक्चुअली वो मेंटेनेंस टनल और वेंटिलेशन डॉट से शिप में घूम रहा था। इस एपिसोड का डायरेक्शन नोआ हॉलवे ने किया है, जो एक क्लॉस्ट्रिक पब्लिक और टेरिफाइंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, बिल्कुल ओरिजिनल एलियन फिल्म की याद दिलाता है। जैसे जैसे मेगा पॉइंट के छोटे और टाइट कॉरिडोर्स में क्रू मेंबर्स घूमते हैं, एटमॉस्फेयर ज्यादा डेंजरस हो जाता है। फुली ग्राउंड एलियन एक एक करके सब क्रू को हंट करना शुरू कर देते हैं। एक कॉलिंग सीन में जिसमें शामू और मारो अलग हो जाते हैं और कैमरा एंगल्स ऐसे दिखाए जाते हैं जैसे कभी कभी हम क्रिएचर की आंखों से देख रहे हो। एक मेजर सीन में मारो का कन्फ्रंटेशन होता है। पेट्रोविक कन्फेस करता है कि उसने शिप सबटॉच की थी, लेकिन कह देता है कि अब देर हो चुकी है, कुछ भी रोका नहीं जा सकता। जब वो तुरंत करता है और कहता है, तब सब क्लियर हो जाता है कि एलियन अर्थ पर आना एक इंसिडेंट नहीं था, बल्कि एक प्लान्ड मूव था। एलियन बाकी क्रू को मार देते हैं और स्टोरी एक डार्क क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। सर्वाइवल के डिस्पायरेशन में मारो खुद को एक सिक्योर रूम में लॉक कर देता है और ज़ोई को बाहर से छोड़ देता है क्रिएचर का सामना करने के लिए। ये मॉरली ग्रे और रूथलेस डिसीजन मारो के सर्वाइवल इंस्टेंट को हाईलाइट करता है। जो हंटिंग इमेज दिखाई जाती है, ज़ाई डोर पर जोर जोर से नॉक कर रही होती है और पीछे से एलियन उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो सीन व्यूअर्स के दिमाग में चिपक जाता है। फिर एक सरप्राइज ट्विस्ट आता है, टाइम जंप। हम देखते हैं कि मारो अर्थ पर क्रैश के बाद भी सरवाइव कर गया है। वो अब एक औरत से बात कर रहा है जो शायद क्लेवरे की ग्रैंड मदर है। उस औरत की बात से पता चलता है कि मारो जब बचपन में एक फेरल बॉय था, ब्रोकन आर्म के साथ वहां पर भीख मांगता था, तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसे अपने घर में ले लिया। मतलब इन दिनों के बीच एक पुराना कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री एग्जिस्ट करता है। इस एपिसोड का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि हमें अब पता चल गया है एलियन अर्थ पर इंसिडेंट से नहीं आए, बल्कि एक प्रॉपर प्लानिंग की वजह से आए। मतलब जो कुछ अब तक दिखाया गया था उसका पूरे मीनिंग ही बदल जाता है और स्टेक्स बहुत हाई हो जाते हैं। अगर एलियन को डिलिबरेटली अर्थ पर लाया गया है तो और क्या हॉरर होने वाला है। ये एपिसोड एक और चीज एक्सप्लोर करता है, कॉरपोरेशन की ग्रीड, जैसे वेल्ड ओटानी की कन्वर्सेशन मेल्चैल्टी और शेमो के डिस्कस करते हैं कि कंपनी कैसे उन्हें सालों की मेहनत ले लेती है और बदले में बस एक क्वार्टर शेयर कर देती है। क्रू को मजबूर किया जाता है कि एक्स्ट्रा मिशंस लेने के लिए, सिर्फ इतना पैसा कमाने के लिए कि जिंदा रह सकें। इस बात और ज्यादा डार्क एंगल तक समझ आ जाता है जब रिवील होता है कि कंपीटिंग कॉरपोरेशन भी अर्थ की सेफ्टी पर रिस्क डाल रही है, सिर्फ इसलिए ताकि वो एलियन को कैप्चर करके अपने रिवाइवल्स के खिलाफ वेपनाइज कर सकें। एपिसोड की स्ट्रक्चर भी डिलिबरेट है, कभी कभी क्विक कट्स और डिसनोटिंग शॉट्स यूज किए गए हैं, जैसे हमें वही कंफ्यूजन और हेल्पलेस फील होती है जो क्रू फील कर रहा है। ये स्टाइल हॉरर और टेंशन को और बनाता है। जब फाइनली एलियन अपना हंट स्टार्ट करते हैं, पेसिंग और तेज हो जाती है। एक ब्रीथलेस फाइनल सीक्वेंस बन जाता है जिसमें सर्वाइवल लगभग इम्पॉसिबल लगता है। ये शो फ्रेंचाइज के दूसरे इंटरेस्ट से लिए अलग लगता है क्योंकि ये सिर्फ मॉन्स्टर पे फोकस नहीं करता, ये ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस एक्सप्लोर करता है कि इंसान की ग्रीड और एम्बिशन की असली खतरा है।
मेगाउट के डायरेक्शन की वजह से। अल्टीमेटली ह्यूमन सब टॉज था, एलियन बस एक्सटेंशंस बने। एंडिंग और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग डायरेक्शन सेट करती है। मारो क्रैश से बच रहा है, अब उसका पर्सनल वेंडेटा क्लेवरा के खिलाफ है। हिंट मिलता है कि एक आर्बिट्रेशन मीटिंग होने वाली है जिसमें पावरफुल फोर्सेस compete करेंगी एलियन को कंट्रोल करने के लिए। मतलब अब सिर्फ एक शिप या एक एलियन तक लिमिटेड नहीं है, पूरी ह्यूमैनिटी के फ्यूचर स्टेक पर है। नोआ हॉलवे इस एपिसोड के साथ प्रूव करता है कि एलियन अर्थ सिर्फ नॉस्टैल्जिया और पर बेस्ड नहीं शो है, ये माइथोलॉजी को एक्सप्लोर करता है, सस्पेंस और हॉरर डिलीवर करता है और साथ ही ह्यूमन करप्शन को एक्सपोज करता है। एलियन यूनिवर्स स्कैरी इसलिए है क्योंकि मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन और ज्यादा टेरिफाइंग इसलिए है क्योंकि ह्यूमंस उनमें मॉन्स्टर को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। मारो इस बात को सेंटर में है, एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर जिसका अपना मिस्टीरियस पास्ट और हिडन एजेंडा है। अभी क्लियर नहीं है कि वो ह्यूमैनिटी का सर्वाइवर बनेगा या एक और डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन उसकी जर्नी कंप्लेनिंग और अनप्रडिक्टेबल दोनों लग रही हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 6। एपिसोड की शुरुआत एक लिटरेरी टच के साथ होती है। एक कैरेक्टर पीटर पेन की किताब पढ़ रहा होता है, स्पेशली वो पैसेज जिसने लिखा है कि सब बच्चे बड़े हो जाते हैं सिर्फ एक को छोड़कर। ये थीम डायरेक्टली कनेक्ट होती है हाइब्रिड के कॉन्फ्लिक्ट से। इनोसेंस और चाइल्डहुड को होल्ड करना या हर्ष अडल्टहुड और रियलिटी को एक्सेप्ट करना। इस थीम को हम हाइब्रिड बच्चों में भी देखते हैं, स्पेशली वेंडी या मर्सी, जो अपनी आइडेंटिटी और अल्टर्ड मेमोरीज के साथ स्ट्रगल कर रही है। ओपनिंग सीन में एक कैरेक्टर रे को दिखाया जाता है जो कि एक हाइब्रिड चाइल्ड की फ्यूचर पर फिलोसफिकल बात कर रहा होता है। वो हाइब्रिड 3cm स्टील और रेनफोर्ड ग्लास के पीछे बंद है। रे चाहता है कि एक दिन वो हाइब्रिड को ले जाए और उसके साथ फैमिली की तरह रहे, लेकिन उसका कंपेनियन उससे डिसएग्री करता है, बोलता है कि ये हाइब्रिड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये लाइट से फास्ट ट्रेवल इन्वेंट कर सकते हैं और हजारों सालों तक स्टार्स एक्सप्लोर कर सकती है। ये कन्वर्सेशन एक बड़ी डिलेमा एस्टेब्लिश करता है। क्या ये हाइब्रिड सिर्फ एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट हैं या फिर ये लिविंग बीइंग्स हैं जो अपनी ऑटोनॉमी और कंपेनियंस डिजर्व करते हैं। स्टोरी और भी डिस्टर्बिंग हो जाती है जब हमें पता चलता है कि एक हाइब्रिड जोका ट्रॉमा फोर्स कर रही होती है और क्लेम करती है कि वो प्रेग्नेंट है। जब एक कैरेक्टर सजेस्ट करता है कि उसे थेरेपी देनी चाहिए, सुपीरियर्स उस बात को इग्नोर कर देते हैं। उसके बदले वो जोका की रीसेंट मेमोरीज इरेज कर देते हैं और उसकी कंप्यूटेशनल स्पीड भी रिड्यूस कर दी जाती है। ये क्लिनिकल और कोल्ड ट्रीटमेंट दिखाता है कि हाइब्रिड को इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक मैलिफंक्शन मशीन की तरह देखा जा रहा है। इसी दौरान जो, जिसे लोग हेरमेट भी बुलाते हैं, एक फीमेल कैरेक्टर के साथ बात कर रहा होता है उन एलियन स्पेशीज के बारे में जो फैसिलिटीज में कैप्टिव हैं। जो का मानना है कि ये क्रिएचर्स बस किलर हैं जिनमें कोई हायर ऑफ प्रोसेस नहीं है, लेकिन उसकी कंपेनियन का कहना है कि शायद ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उन्हें नेस्ट कम्युनिटीज और पूरी कॉलोनीज होती हैं। ये डिबेट एक बड़ी फिलोसफिकल डिस्कशन को रिप्रेजेंट करती है कि कॉन्सिक्वेंसेस और साइंटिस्ट लाइफ का असल मतलब क्या है। ये वही एथिकल सवाल है जो हाइब्रिड के केस में भी उठते हैं। एपिसोड में हमें मर्सी नाम का एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो पॉजिटिवली बात करती है रिजेक्शंस की पावर के बारे में कि रिफ्यूज करना इंसान को अपनी बॉडी और लाइफ पर कंट्रोल देता है। उसकी ये बात फैसिलिटी के मोटो को बिल्कुल ऑपोजिट है। मतलब यहाँ हर चीज कंप्लेन, मैंडेटरी और एटॉर्नी को डिस्करेज किया जाता है। ये टेंशन और बढ़ जाती है। नैरेटिव का एक बड़ा हिस्सा कॉर्पोरेट पॉलिटिक और आर्टिग्यू को दिखाता है, दो पावरफुल कंपेनियन के बीच। धीरे धीरे सच सामने आता है। वे लैंड ओटेनी इलीगली प्रोडक्टरी और इन्वेजन एलियन स्पीशीज ट्रांसपोर्ट कर रहा था जो कोऑपरेटिव लॉ का वायलेशन था। ये प्लॉट डायरेक्टली कनेक्ट होता है ब्रॉडर एलियन फ्रेंचाइज के नोटोरियस थीम से।
जहां वेलैंड ओटानी हमेशा एलियन स्पीशीज को ह्यूमंस की लाइफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। एपिसोड का टोन और डार्क हो जाता है जब ये रिवील होता है कि किसी कैरेक्टर को ब्लैकमेल किया जा रहा है उसकी मां के जाने की धमकी देने के साथ। जो कैरेक्टर ब्लैकमेल हो रहा होता है उसे मजबूरन एक एलियन स्पीशीज को कैप्चर करना पड़ता है मदद करने के लिए। इसी वजह से डिस्पायरेशन और डेंजर का पागलपन और ज्यादा बढ़ जाता है। फैसिलिटी के अंदर सिक्योरिटी भी टाइट कर दी जाती है क्योंकि उन्हें डर है कि कभी भी अटैक या थेफ्ट अटेम्प्ट हो सकता है। कुछ क्रिएचर्स आसपास डिस्कस करते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो आइसलैंड से कैसे एस्केप करेंगे। एपिसोड का स्पेशली विजुअली स्ट्रेकिंग और डिस्टर्बिंग सीन्स तब आता है जब एक कैरेक्टर लेबोरेटरी में जाता है जहां एलियंस रखे गए हैं। डार्क लाइटनिंग और कैमरा वर्क एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जो पूरे ड्रेड से भरा होता है। सीन के एंड में रिवील होता है कि ट्रोपर्टा टोडल्स मर गया है। इसके बाद फ्रेंटिक सर्च शुरू हो जाती है। ये मूवमेंट एक्चुअली एलियन शिप की डेडली इंटरवेंशन को मार्क करता है। अटैक ऑन स्क्रीन नहीं दिखाया जाता, सिर्फ आफ्टर मैथ दिखाया जाता है और वही इस पूरे ज्यादा किलिंग बनाता है। शिप को टेरिफायरिंग बनाता है। उसका कैलकुलेटेड अप्रोच नॉर्मल एक्सोफोनियस जैसे डायरेक्टली फ्रेंचाइज अटैक करने के लिए बजाय ये शिप अपने मूव्स स्ट्रेटजीज प्रोटेक्शन के साथ करते हैं। उनसे टोटल की डेथ एक सिंपल लेकिन परफेक्टली टाइम्ड हेडबट से प्लान की जो चेन रिएक्शन ऑफ पागलपन क्रिएट करता है। ये दिखाता है कि शीप सिर्फ इनसेंसिटिव एनिमल नहीं है बल्कि एक इंटेलिजेंट प्लानर है। उसने ह्यूमंस की रूटीन और एनवायरनमेंटल को ऑब्जर्व करके अपने फेवर में यूज करना सीख लिया। एपिसोड का सबसे इमोशनल और डीप मोमेंट वेंडी मर्सी की स्टोरी से आता है। उसे पता लगता है कि उसकी मेमोरीज टेम्पर की गई हैं। जब जोका की मेमोरी वाइप के बारे में बात होती है एक साइंटिस्ट डिफेंड करता है कि ये एक मेडिकल इंटरवेंशन जैसा लगता है, जैसे किसी को मेडिसिन देना। लेकिन वेंडी उस रिटलाइजेशंस को चैलेंज करती है और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाती है, कॉन्सेप्ट कभी लिया ही नहीं गया। उसका एक पावरफुल क्वेश्चन कि आखिर यहाँ पर प्रॉब्लम है क्या, डायरेक्टली शो के एथिकल इश्यूज पर स्ट्राइक करता है। एक पोइटल सीन में आर्थर फैसिलिटी के अंदर मूव कर रहा होता है, तब उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है। वो डॉक्टर सीक्रेटली उसे एक मैसेज देता है। ये रिवील करता है कि फैसिलिटी के अंदर सब लोग एक्सपेरिमेंट की सपोर्ट नहीं करते। कुछ लोग सीक्रेटली हाइब्रिड की मदद करना चाहते हैं एस्केप करने के लिए। डॉक्टर उसके बाद वेंडी का ट्रैकिंग सिस्टम डिसेबल कर देता है। डॉक्टर वेंडी का ट्रैकर सिस्टम डिसेबल करने के बाद रेस्क्यू का चांस क्रिएट करता है। ये सब प्लॉट स्टोरी को और भी ज्यादा मोरली कम्प्लेक्स बना देता है। दिखाता है कि ऑपरेटिव सिस्टम के अंदर कुछ लोग अपनी ह्यूमैनिटी दिखाकर सही चॉइस लेते हैं। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है एलियन शिप की प्रेजेंस और हैवी लगती है। बाकी स्पीशीज जहां स्ट्रिक्ट कॉन्टिनेंट में रह गए हैं, शिप के पास ऐसे एक्सेस और एबिलिटीज हैं जो उसे ज्यादा फ्री बनाते हैं। जब वो लेबोरेटरी में फाइनली दिखता है उसका अनब्लिंकिंग स्टेयर एक ऐसी इंटेलिजेंट वाइब देता है जो देखने वाले को स्पाइन तक पहुंचा देता है। शीप को डिस्टर्बिंग बनाता है उसका कॉन्ट्रास्ट, एक ऐसा क्रिएचर जो नॉर्मली हार्मलेस और ठंडा फनी लगता है वही अब हॉरर का सिक्योर बन गया है। फैसिलिटी में टुथल की डेथ के बाद जब सब पैनिक कर रहे होते हैं, शीप काल्मली उन्हें ऑब्जर्व करते हैं जैसे उसे ह्यूमंस की हालत और सेटिस्फेक्शन मिल रही हो। ह्यूमन फ्रेंजी और शीप की स्टिलनेस का ये कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट करता है उसका एलियन नेचर। वो ट्रस्टलेस प्रेडेटर की तरह रिएक्ट नहीं करता, ना कोई अटैक ना पागलपन, वो बस वेट करता है, प्लान बनाता है। एपिसोड के एंड में जब कैमरा धीरे धीरे उसके फेस पर जूम करता है क्लियर हो जाता है कि शीप के आसपास एजेंसी है, अपना पर्पस है। ये सिर्फ एक विक्टिम नहीं बल्कि शायद सबसे बड़ा डेंजरस प्लेयर है। एपिसोड के क्लाइमैक्स में ऑथर ड्रप्टू क्लब को ढूंढने की कोशिश की जाती है हेल्प करने के लिए। लास्ट सीन में एक डिस्पायरेट एजेंसी और ड्रेड के साथ खत्म होते हैं। फैसिलिटी के अंदर और बाहर दोनों तरफ से थ्रेट्स आ रहे हैं।
इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एलियन अर्थ एपिसोड 7। एपिसोड की शुरुआत एक बड़े डिजास्टर के बाद होती है। यंग एंड्रॉइड स्लाइटली और सैमी आर्थर को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो एक फेस हगर से इन्फेक्ट हो चुका है। शुरुआत में सीन थोड़ा कॉमेडी टाइप लगता है लेकिन धीरे धीरे हॉरर में बन जाता है। सैमी को स्लाइटली का सीक्रेट पता चल जाता है और वो मजबूरी में मदद करने के लिए मान जाता है। दोनों मिलकर आर्थर का बॉडी बीच तक ले जाने लगते हैं ताकि ऐसा लगे जैसे वो शिप वाले आदमी हैं, उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं। ये आदमी स्लाइटली को ब्लैकमेल कर रहा होता है, उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर। यहीं से एपिसोड का टेंस एटमॉस्फेयर शुरू हो जाता है। बच्चे अपनी अंडरस्टैंडिंग की बाहर की चीजों में फंस चुके होते हैं। इसी वक्त आइसलैंड के दूसरे हिस्से में और भी खतरनाक चीजें चल रही होती हैं। बॉय क्लेवियर जो एंड्रॉइड चिल्ड्रन प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड है, उसको पता लगता है कि एक लॉस्ट बॉय टूरलेस यानी कि आइजैक बहुत ही खतरनाक तरीके से मार दिया गया है। सिक्योरिटी फुटेज में क्लियरली दिख जाता है कि शिप जैसा एलियन क्रिएचर ने उसकी मौत का प्लान करके उसे मरवा दिया। मतलब ये सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिकली सोचने वाला क्रिएचर है। वेंडी और उसका भाई हेरमिट, जिसका असली नाम जो है, लॉस्ट बॉयज के साथ एस्केप प्लान बना रहे होते हैं। जब उन्हें टूडलेस यानी आइजैक की मौत के बारे में पता चलता है तो उनका ये फैसला और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि उन्हें तुरंत भागना ही होगा। इस ट्रैक को इमोशनल बनाता है वेंडी की आइडेंटिटी का कन्फेशन। वेंडी धीरे धीरे चेंज हो रही है और वो पूरी तरह से इंसान नहीं लगती। एक जगह वो अपने भाई से कहती है, हम अभी यही हैं, लेकिन अगले ही मोमेंट वो खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। ये लाइन क्लियरली दिखाती है कि वेंडी का ह्यूमन साइड और एलियन साइड मिक्स हो रहा है, जो डिस्पायरेटली अपनी बहन को बचाना चाहता है लेकिन टेंशन बढ़ जाती है। दूसरी तरफ स्लाइटली और सैमी का प्लान बिगड़ जाता है। आर्थर अचानक वायलेंटली कंसोल करने लगता है और फिर शो का सबसे हॉरिफाइंग सीन होता है। एक एलियन उसके चेस्ट से निकलता है। दोनों बच्चे शॉक्ड और हॉरर में दिख रहे होते हैं। क्रिएचर जंगल में भाग जाता है और आर्थर की डेड बॉडी वहीं गिर जाती है। थोड़ी देर बाद बीच पर उनकी मुलाकात होती है मिस्टीरियस मिरर से। तब उन्हें समझ आ जाता है कि वो सिर्फ गेम का पॉन थे। मारो का ऑथर की परवाह की ही नहीं थी, उसे सिर्फ एलियन चाहिए था। स्लाइटली को मैनिपुलेट करके उसने परफेक्ट कंडीशन क्रिएट करा ली क्रिएचर को बर्थ के लिए। इसी पैरेलल बॉय क्लेवियर की स्टोरी चल रही होती है। वो एलियन के इंटेलिजेंस से फैसिनेटेड हो जाता है। एक शीप जैसा एलियन को वो माउथ टेस्ट देता है एक सीक्वेंस कंप्लीट करने के लिए, और वो क्रिएचर अपने पांव से नहीं आंसर निकाल देता। क्लेवियर खुश हो जाता है लेकिन उसके कोलीग एटम इन वार्न करते हैं, अगर ऐसा स्मार्ट ऑर्गेनिज्म ह्यूमन वर्ल्ड में एस्केप कर रहा है तो बहुत ही बड़ा डेंजर होगा। लेकिन क्लेवियर की सोच और भी डिस्टर्बिंग हो जाती है। वो सजेस्ट करता है कि एलियन को एक लो आईक्यू ह्यूमन में हेलमेट करना चाहिए ताकि समझा जा सके कि एलियन इंटेलिजेंस ह्यूमन बॉडी में कैसे काम करते हैं। ये उनकी सेक्रीफाइस आर्गुमेंट्स और मॉरल डाउनफॉल दिखाता है। एपिसोड की बैलेंस, यहाँ एक तरफ साइंटिस्ट का मूड प्लान दिखाया जाता है और दूसरी तरफ लॉस्ट बॉयज का हेल्पलेस स्ट्रगल। ये एंड्रॉइड बच्चे असल में सिक ह्यूमन किड्स के माइंड्स कैरी कर रहे होते हैं। साइंटिस्ट उन्हें एक्सपेरिमेंट समझते हैं और एलियन उन्हें होस्ट। जब वेंडी सबको बताती है कि आइजैक मर चुका है, तब सब डिसाइड करते हैं कि अब तुरंत भागना ही होगा। यहाँ उन्हें एक एडवांटेज मिलता है। हेरमिट ने पहले ही उनके ट्रैकर्स ऑफ कर दिए थे, लेकिन वक्त बहुत ही कम था। एस्केप प्लान के दौरान एक इमोशनल सीन आता है। क्यूरली अपनी माँ का होलोग्राम देखती है। वो रोकर कहती है, सब कुछ मुश्किल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये मोमेंट याद दिलाता है कि चाहे उनकी बॉडी सिंथेटिक हो लेकिन इमोशन अभी भी प्योर ह्यूमन है। वो बच्चे हैं, कंफ्यूज्ड है, वल्नरेबल हैं और दर्द में हैं। लॉस्ट बॉयज की स्ट्रगल को इस एपिसोड में और भी ह्यूमनाइज किया गया है। हम देखते हैं कि वो असल में छोटे बच्चे ही हैं जो एक खौफनाक सिचुएशन में फंस गए हैं। जैसे जैसे जेंडर बढ़ता है उनकी मजबूरी और भी ज्यादा डार्कनेक हो जाती है।
एपिसोड का फाइनल एक्ट जंगल में होता है, जहां वेंडी, हेरमेट, जो और बाकी लॉस्ट बॉयज एक बोट डक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में आर्मर्ड सोल्जर उन्हें इंटरेक्ट कर लेते हैं। यहीं पर शो का सबसे बड़ा टर्निंग मोमेंट आता है। वेंडी समहाउ ऑथर के चेस्ट पर निकले एलियन को समन कर लेती है। क्रिएचर सोल्डर पर ब्रूटल तरीके से अटैक करता है, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि वेंडी शायद उस क्रिएचर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही। वो धीरे धीरे कुछ विस्पेयर करती है, कुछ ऐसा जैसे हाइड एंड फॉलो। ये एक टेलीपोर्ट कनेक्शन दिखाता है जो पहले कभी एलियन फ्रेंचाइज में नहीं दिखाया गया। फिर क्लाइमैक्स आता है बोट सीन में। रिशीद सिब्रन और उसके मैक्रोनीज बच्चों को कन्फ्रंट करते हैं। जब एक मैक्रोनी निब्स लॉस्ट बॉयज को थ्रेट करता है, निब्स क्रिप्ट तरीके से कहता है, हम कभी वापस नहीं जा रहे। ये लाइन सुनते ही वायलेंट फुल शुरू हो जाती है। मल्टीपल डेथ होती हैं, लेकिन सबसे शॉकिंग तब आता है जब वेंडी खुद ट्रांसफॉर्म होने लगती है। वो एक इनह्यूमन सर्च निकलती है और एलियन एबिलिटीज शो करती है। लास्ट में हॉन्टिंग इमेज मिलती है। वेंडी का चेहरा हाल्फ ह्यूमन हाल्फ एलियन जैसा लगता है। ये क्लियर हो जाता है कि अब वो सिर्फ एलियन इन्फ्लुएंस्ड नहीं रही, बल्कि खुद एक नई चीज बन चुकी है, जो कुछ इंसान भी नहीं और सिर्फ एलियन भी नहीं। एपिसोड का एंड हैवी हो जाता है जब हेरमेट वेंडी से पूछता है, तुम क्या हो, और बैकग्राउंड में क्वीन ऑफ स्टोन का गाना बजता है। ह्यूमैनिटी का लॉस, ट्रांसफॉर्मेशन की कॉस्ट और विक्टिम और थ्रेट के बीच की ब्लर्ड लाइन। नोआ हॉलवे उसकी डायरेक्शन इस एपिसोड को बैलेंस करती है। और सबसे फ्रेश एलिमेंट ये है कि शो एलियन को डे लाइट में दिखाया गया है। जंगल और खुले आसमान के विजुअल उन्हें और भी टेरिफाइंग बना देते हैं। उसकी एबिलिटी एलियन से कम्युनिकेट करने की, जैसे वो हाइड एंड फॉलो विस्पर करती है, ये दिखाता है कि वो शायद इन्वॉल्व हो रही है क्वीन या सेंट्रल इंटेलिजेंस बनने की तरफ। ये फाइनल के लिए पावर डायनेमिक को कंप्लीटली चेंज कर देता है। अब वेंडी सिर्फ एक विक्टिम नहीं है जो एस्केप करना चाहती है, बल्कि शायद आइसलैंड की सबसे डेंजरस एंटिटी बन गई है। शो सिर्फ एलियन मॉन्स्टर का हॉरर नहीं दिखाता, ये दिखाता है कि अननोन का सामना करते वक्त इंसान एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, और अगर हम किसी ट्रूली एलियन चीज का कांटेक्ट में आए तो हम खुद क्या बन जाएंगे। ये थॉट और भी टेरिफाइंग लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एलियन अर्थ सीजन फिनाले। सीजन 1 के फिनाले अब खत्म हो गया है, एक ऐसी एंडिंग के साथ जो क्रीपी भी थी, एंटरटेनिंग भी थी, लेकिन थोड़ी अजीब भी लगी। फिनाले का टाइटल द रियल मॉन्स्टर था, जिसमें फैंस को काफी क्रीपी, फनी और सोचने पर मजबूर करने वाले मोमेंट्स मिले। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हैं क्योंकि कुछ चॉइसेस समझ नहीं आए। ये शो एक बिग बजट और इफेक्ट हैवी प्रोजेक्ट था और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी हाई थी, स्पेशली प्रोडक्शन डिलेज के बाद। पहले सीओ की वजह से, फिर हॉलीवुड स्ट्राइक की वजह से। कई व्यूवर्स को लगता है कि शायद उन डिलेज ने फाइनल को, प्रोडक्ट को इफेक्ट जरूर किया, और अगर श्योर ना भी कहें, फिर भी लगता है कि लास्ट एपिसोड का पेसिंग और स्ट्रक्चर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना सीजन का फर्स्ट हाफ था। फिर भी देने नहीं किया जा सकता, ये शो एलियन फ्रेंचाइज के लिए एक फ्रेश चीज लेकर आया है और अपनी पहचान बना ली है। सीजन के फर्स्ट हाफ ने ऑलमोस्ट परफेक्ट काम किया। डार्क ह्यूमर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और एक इंटरेस्टिंग नजरिया दिया कि इंसान होने का मतलब क्या है। हॉरर, साइंस फिक्शन और इमोशन का मिक्सचर देखकर ऑडियंस हुक्ड हो गई है। लेकिन सेकंड हाफ, स्पेशली लास्ट के 3 एपिसोड, थोड़ा ड्रैग फील हुए। कुछ स्टोरी लाइन जल्दी खत्म हो गई, जैसे कि एनर्जी खत्म हो गई और क्लाइमैक्स तक काफी स्ट्रक्चर लगने लगा। एपिसोड 5 ने एक एम्बिशियस एलियन रिमिक्स दिखाया, लेकिन उसके बाद शार्पनेस कम हो गई। इसलिए फिनाले चाहे मजेदार और यादगार मोमेंट से भरा हुआ हो, फिर भी वो पहले वाले एपिसोड जितना इम्पैक्टफुल नहीं लगता। लेकिन इसने एक ऐसा फ्यूचर सेटअप कर दिया है जो सीजन 2 आए तो काफी थ्रिलिंग हो सकता है। फिनाले में कहानी बॉय क्लेवर की डाउनफॉल और
लॉस्ट बॉयज के राइज के ऊपर थी। सीजन के सेकंड हाफ में हमें देखा कैसे केवलियर आर्गुएंस और उसके प्रेगडी ग्रुप के एक्शंस ने डेंजरस एलियन स्पीशीज को फ्री कर दिया और पागलपन क्रिएट कर दिया। उसके क्रिएचर लास्ट बॉयज जो हाफ ह्यूमन ऑफ हाफ सिंथेटिक रोबोट जैसे कि बच्चे थे, ये समझने लगे कि उनके पास अपने क्रिएटर से ज्यादा पावर है। फिनाले में उनकी रियलाइजेशन कंप्लीट हो गई और एंड तक नेदरलैंड उन हाइब्रिड और क्रिएचर का नया बेस बन गया। सीजन के दूसरे हाफ में ज्यादा फोकस था केवलियर और उसके प्रेगडी ग्रुप के गलत डिसीजन पर। उसकी आर्गुएंस और उनके एक्शन की वजह से डेंजरस एलियन स्पीशीज बाहर निकल गए और पूरी जगह पागलपन फैल गया। उनकी क्रिएशन द लास्ट बॉयज जो आधे इंसान और आधे सिंथेटिक रोबोट जैसे कि बच्चे और एंड तक नेदरलैंड हाइब्रिड क्रिएचर का बेस बन गया। ये सेटअप भी थ्रिलिंग और एक्साइटिंग भी लगता है क्योंकि इसमें एक ऐसा फ्यूचर दिखाया गया है जहां ह्यूमन शायद अब कंट्रोल में ना हो। पिछले एलियन एपिसोड पर ज्यादा फोकस था लेकिन द रियल मॉन्स्टर ने स्पॉटलाइट वापस हाइब्रिड की जर्नी पर डाल दिया। शुरुआत में लग रहा था कि केवलियर और उसके एलियन के साथ ऊपर हैंड है। उन्होंने हाइब्रिड को एक कॉन्टेमिनेटेड सेल में बंद कर दिया जब उनका पहला एस्केप अटेम्प्ट फेल हो गया। वेंडी सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि जो हेरमेट ने उन्हें सेट अप करने वाली हेल्प की थी, लेकिन हाइब्रिड ट्रैप होने के बावजूद टेंशन क्लियर की। वो कभी तोड़कर निकल नहीं सकते। ऊपर से वेलैंड यूटेनी के रिफॉर्मेट्स आ रहे थे और वेंडी के पेट एलियन अभी भी बाहर घूम रहे थे जो लोगों को मार रहे थे। केवलियर को समझना पड़ा कि वो अपने क्रिएशंस को हमेशा कंट्रोल में नहीं रख सकता। एपिसोड में डायलॉग काफ़ी ज़्यादा हैं जिसमें द लॉस्ट बॉयज धीरे धीरे अपनी असली पहचान समझने लगते हैं। वेंडी ने केवलियर को पुश किया कि वो समझने की कोशिश करे कि वो कभी केवलियर की फेवरेट नहीं थी। उसने इसे कंपेयर किया पीटर पैन की स्टोरी से जिसमें वेंडी बड़ी हो जाती है और पीटर का फेवरेट खो देती है। ये कन्वर्सेशन हैवी था लेकिन इम्पैक्टफुल भी क्योंकि हाइब्रिड्स अपने रियल नेम्स रिक्लेम कर नहीं रहे थे। एक टचिंग मोमेंट तब आता है जब टूडलस ने इंसिस्ट किया कि उसे स्टीवन या स्टेव ओ बुलाया जाए। ये नाम उसकी माँ ने दिया था। उसके लिए ये छोटी सी बात एक बड़ा सेटअप था क्योंकि ये प्रूफ था कि वो बस एक एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल बन गया है। सबसे पावरफुल सीन तब आता है जब केवलियर ने केवलियर को कन्फ्रंट किया। सैमुअल ब्लैकन ने बॉय क्लेवर का रोल इस सीन में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। उसने अपनी डार्क पास्ट बताया कैसे उसने सिर्फ 6 साल की एज में पहले सिंथेटिक बीइंग बनाए थे ताकि वो अपने अल्कोहल फादर को मार सके। वो द लास्ट बॉय से थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट रखता था लेकिन उसकी आर्गुमेंट्स और क्रूरटी ओवर पावर हो गई। उसने गुस्से में उन्हें फ्लोर मॉड्यूल्स कहा और चिल्लाया कि वो सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। यही वो मोमेंट था जहां लॉस्ट बॉयज की आंखें खुल गईं और इल्यूजन टूट गया। क्योरली ने फाइनली अपना असली नाम डिक्लेयर किया। मेरा नाम जेनी है और केवलियर को हमेशा रिजेक्ट कर दिया। फिनाले में सिर्फ केवलियर ही नहीं था और भी स्टोरी लाइन वेव हुई थी लेकिन सबको सीक्वल वाइट नहीं मिला। मारो की स्टोरी थोड़ी रश्ड लगी लेकिन उसका एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट था जब वो उसका बैटल कर्श के साथ हुआ। ये फाइट हमें ह्यूमन वर्सेस मशीन स्ट्रगल का सिंबल बन गई है। कर्श ने मारो को जॉन हेनरी लेजेंड याद दिलाया जहां आदमी मशीन को हरा देता है लेकिन प्रोसेस में खुद मर जाता है। मैसेज सिंपल है, एवोल्यूशन कभी रुकती नहीं। एंटम एक और सिंथेटिक और इन्फोर्सर भी फिनाले में बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे क्रीपी सीन तब आता है जब एंटम ने जो को मैनिपुलेट करने की कोशिश की ताकि वो आई बॉल मॉन्स्टर का होस्ट बन जाए। जो का केज में
और उस सीन को हॉरर वाइब फिनाले के बेस्ट क्रीपी मूवमेंट्स में से एक था। वेंडी ने अपने मशीन कंट्रोलिंग पावर यूज करके एंटम को स्टॉप किया और दोबारा प्रूफ किया कि वो स्टोरी का सेंट्रल और पावरफुल कैरेक्टर है। वेंडी और जो का सिबलिंग डायनामिक भी पागलपन हर्ट ले आता है। जो और अपनी पास्ट मिस्टेक के लिए सॉरी बोला और वेंडी को वार्न किया कि एलियन पर ट्रस्ट मत करो क्योंकि उनके लिए ह्यूमन बस खाना है। लेकिन वेंडी ने शार्प जवाब दिया, वो बस वेंडी या मर्सी नहीं है, वो एक नई चीज है। ये आर्गुमेंट हैवी लग सकते हैं लेकिन सैंडनी कैंडलर और एलेक्स रॉ के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ने उन्हें इमोशनल और रियल बना दिया। उन्हें सीनेटरी सीन को फोर्सफुल लगने से बचा लिया। एंड में सपोर्ट लाइट पूरा तरह वेंडी पर चला जाता है। उसका काल्म कॉन्फिडेंस, उसकी कमांडिंग प्रेशर और एलियन के साथ उसका कनेक्शन उसे ट्रू लीडर बना देता है। जब उसने सिर्फ एक क्लिक पर एलियन समन किया, शो ने अपना कूलेस्ट विजुअल दिया, एलियन और फॉलोअर से घिरी हुई। उसने डिक्लेयर किया, नाउ वी रूल। ये बोल्ड स्टेटमेंट क्लियर कर गया है कि फ्यूचर में पावर डायनामिक कंप्लीटली चेंज होने वाला है। अब ह्यूमन जो पहले इंचार्ज थे वो खुद प्रिजनर बन गए हैं। केवलियर, मारो, एंटम, कर्श और डेम्स लिविया सब बंद थे। वेंडी अपने एलियंस, एक अडल्ट और एक बेबी एलियन के साथ पावर का बैलेंस पूरी तरह फ्लिप कर देती है। ओवरऑल द रियल मॉन्स्टर सीजन का सबसे स्ट्रॉन्ग एपिसोड नहीं था लेकिन फिर भी एक सॉलिड और एंटरटेनिंग फिनाले था। इसमें चिल्स, इमोशनल कैरेक्टर मोमेंट्स और सीजन 2 के लिए बिल्डअप सेटअप था। और एलियन अर्थ शायद परफेक्ट लैंडिंग नहीं कर पाए लेकिन फैंस को इतना ज़रूर एक्साइटेड छोड़ गए हैं कि वो आगे क्या होगा देखने पर सोचेंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।